हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। हाउ आर यू ऑल। आज हम कर रहे हैं लेक्चर नंबर 10 ऑफ चैप्टर नंबर 3। ठीक है, आपके एक्सपोर्ट मार्केटिंग सब्जेक्ट में जो चैप्टर नंबर 3 है, इंडियाज़ फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, उसका हम आज लेक्चर नंबर 10 करने जा रहे हैं। एंड आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में। ठीक है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अभी हमने देखा कि हमारी गवर्नमेंट काफ़ी सारे मेजर्स ले रही है, इनिशिएटिव्स ले रही है हमारी कंट्री के एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। ठीक है, जब ये एक्सपोर्ट बढ़ेगा, गुड्स हो या सर्विसेज हो, एनीथिंग, एक्सपोर्ट जब बढ़ने वाला है तो उसके पीछे काफ़ी सारी चीज़ें अच्छी होने वाली है। जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज आएगा हमारी कंट्री में। ठीक है, उन फॉरेन एक्सचेंज को यूज़ करके हमारी गवर्नमेंट काफ़ी सारे डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कर पाएगी हमारी कंट्रीज़ में, और भी काफ़ी सारे फ़ायदे हैं एक्सपोर्ट बढ़ने के। अभी आज हमें टॉपिक देखना है स्पेशल इकोनॉमिक जोन के बारे में। ठीक है, कि ये जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है उन्हें हमारी गवर्नमेंट क्या क्या बेनिफिट्स दे रही है, उनके बारे में हम कुछ स्टडी करेंगे। ठीक है, ये स्पेशल इकोनॉमिक जोन कुछ ऐसे एरिया सिलेक्ट किए गए हैं जो जहाँ पे हमारी गवर्नमेंट का एम है कि वहाँ से हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता रहे। ठीक है, इन्हें काफ़ी सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं ताकि उन्हें वहाँ के उस जोन के बिजनेसेस को मोटिवेशन मिलता रहे एंड हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़ता रहे। अभी शुरू करते हैं। विथ अ व्यू टू इनेबल हैसल फ्री एक्सपोर्ट एक्टिविटी, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स आर बीइंग सेटअप। द यूनिट्स इन दिस जोन्स, ठीक है, यूनिट्स इन दिस जोन शेल नॉट बी सब्जेक्टेड टू एनी प्री डिटरमाइंड वैल्यू एडिशन, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन एंड इनपुट आउटपुट वेस्टेज नॉर्म्स। ठीक है, जो यूनिट्स यानी जो भी बिजनेसेस इस एरिया में सेटअप हो रहे हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, उनके लिए ये सारे रूल्स नहीं रहेंगे। प्री डिटरमाइंड वैल्यू एडिशन का रूल, एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन नहीं होगा उनके लिए, इनपुट आउटपुट वेस्टेज नॉर्म्स वगैरह यहाँ पे इनको एप्लीकेबल नहीं होगा। नाउ सेल इन डोमेस्टिक टैरिफ एरिया बाय यूनिट्स इन सच जोन विल बी परमिटेड ऑन पेमेंट ऑफ फुल कस्टम ड्यूटी। सेज से, स्पेशल इकोनॉमिक जोन से सेल हो रहा है कहाँ पे? डोमेस्टिक टैरिफ एरिया। तो क्या करना पड़ेगा? ड्यूटी भरनी पड़ेगी, कस्टम ड्यूटी, फुल कस्टम ड्यूटी भरनी पड़ेगी उस सेल्स के ऊपर। सच सेल्स हैज़ बीन सिलेक्टेड, वन ईच इन गुजरात एंड तमिलनाडु। द एग्जिस्टिंग EPZ एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन्स आर ऑल्सो बीइंग कन्वर्टेड इन सेल्स। ठीक है, इसे भी इसमें ही कन्वर्ट किया गया है। नाउ Eligibility says is a specifically delineated duty-free area and shall be deemed to be foreign territory for the purpose of trade operations and duties and tariffs। अभी इस सेस को हमें क्या कंसीडर करना होगा? Deemed to be foreign territory। यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब हमें समझना होगा कि हम फॉरेन कंट्री के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। ठीक है, सेज इज स्पेसिफिकली डिलिनेटेड ड्यूटी फ्री एरिया एंड शैल बी डीम्ड टू बी फॉरेन टेरिटरी फॉर द पर्पज ऑफ ट्रेड ऑपरेशंस एंड ड्यूटीज एंड टैरिफ। ट्रेड ऑपरेशंस एंड ड्यूटीज एंड टैरिफ के अगर हम बात करें तो उस केस में हम फॉरेन टेरिटरी कंसिडर करेंगे सेज को। नाउ सेज यूनिट्स में बी सेटअप फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स एंड रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, production, processing, assembling, trading, repair, remaking, reconditioning, re-engineering, including making of gold, silver, platinum jewelry and articles thereof or in connection therewith। ठीक है, ये सारी ही एक्टिविटीज़ हम कहें कि सेज में हो सकती है। प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, ठीक है, सर्विस भी दी जा सकती है, गुड्स भी बन सकता है, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, ट्रेडिंग। ठीक है, ये सारी ही चीज़ें अलाउ है। नाउ सेस यूनिट्स आर अलाउड टू मैन्युफैक्चर आइटम्स रिजर्व फॉर SSI यूनिट्स। SSI यूनिट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए
उनके लिए कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स या कुछ ऐसी आइटम्स है जो उनके लिए रिजर्व की गई है कि सिर्फ वही लोग बनाएंगे। सो वैसे प्रोडक्ट यहाँ पे सेल्स यूनिट्स भी बना सकता है, ठीक है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो भी बिजनेसेस सेटअप हुए हैं वो ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो एसएसआई यूनिट्स के लिए रिजर्व की गई है। नाउ सब कॉन्ट्रैक्टिंग ऑफ अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन अब्रॉड इज़ परमिटेड, ठीक है। नाउ ये हमने एलिजिबिलिटी देख लिया कि सेल्स यूनिट की क्या क्या एलिजिबिलिटी होगी। नाउ नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ सेल्स। फीचर्स देखते हैं तो सबसे पहला हम बात करें डोमेस्टिक सेल्स या परचेज, ठीक है। अभी हमारी कंट्री में स्पेशल इकोनॉमिक जोन है एंड अदर एरिया है। सो अभी सेल्स से हमारे कंट्री के बाकी एरिया में सेल हो रहा है या फिर उस एरिया से सेल्स में परचेस हो रहा है। सो उसे हमें क्या ट्रीट करना होगा, हमने ऊपर ही पढ़ा कि सेल्स को एक फॉरेन टेरिटरी ट्रीट किया जाएगा। सो अभी यहाँ पे सेल को एंड परचेस को इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रीट करना होगा। सो गुड्स गोइंग इनटू सेल्स आर area from DTA, that is domestic tariff area, shall be treated as deemed exports, and goods coming from cess area into DTA shall be treated as the goods are being imported, ठीक है। हम DTA की तरफ से सोच रहे हैं कि हम कोई बिजनेस है जो DTA में है एंड यहाँ पे सेल्स यूनिट है, तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पे अगर हमने सेल किया तो एक्सपोर्ट काउंट करो एंड यहाँ से परचेस किया तो इंपोर्ट काउंट करो, ठीक है। सो डोमेस्टिक एरिया सेल्स परचेस की हमने बात की। नाउ नेक्स्ट वन इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सेल्स यूनिट्स में एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विसेज इंक्लूडिंग एग्रो प्रोडक्ट्स, पार्टली प्रोसेस्ड ज्वेलरी, सब असेंबलीज एंड कंपोनेंट्स, ठीक है। सेल्स यूनिट्स, अभी यहाँ पे फॉरेन कंट्रीज़ की बात हो रही है, अब्रॉड की बात हो रही है, ठीक है, कि सेल्स यूनिट एक्सपोर्ट कर सकता है गुड्स भी या सर्विसेज भी, इंक्लूडिंग एग्रो प्रोडक्ट्स, पार्टली प्रोसेस्ड ज्वेलरी, सब असेंबलीज, कंपोनेंट्स, कुछ भी हो सकता है। इट मे ऑल्सो एक्सपोर्ट बाई प्रोडक्ट्स, रिजेक्ट्स, वेस्ट, स्क्रैप अराइजिंग आउट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये सारी चीज़ें जब प्रोडक्शन हो रहा होता है, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा होता है, तब जनरेट होती है, ठीक है। वेस्ट है, स्क्रैप है, रिजेक्ट्स जनरेट बन गए जो सेल नहीं हो पा रहे हैं। सो वैसी चीज़ें एक्सपोर्ट हो सकती है। नाउ सेल्स यूनिट में इंपोर्ट, अभी इंपोर्ट की बात करते हैं। में इंपोर्ट विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स वेदर सेकेंड हैंड और न्यू, ठीक है। एक्सपोर्ट तो हमने देख लिया, एक्सपोर्ट अलाउड है। इंपोर्ट की बात करें सो ऑल टाइप्स ऑफ गुड्स, रॉ मटेरियल है या कंपोनेंट्स है या कैपिटल गुड्स है, कुछ भी इंपोर्ट किया जा सकता है बाय सेल्स यूनिट विदाउट पेमेंट ऑफ ड्यूटी। ड्यूटी भरने की ज़रूरत नहीं है। अभी कैपिटल गुड्स में भी वो कैपिटल गुड्स नया भी हो सकता है या फिर सेकेंड हैंड भी हो सकता है। So sales unit can import goods free of cost or on loan from clients। और अब यहाँ पे भी कोई कंडीशन नहीं है कि भाई कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किया सो वो लोन पे लिया या पैसे दे के लिया, एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, ठीक है। अभी हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज आएगा, इनकम होगी, ठीक है। हमने जो सेल किया है, एक्सपोर्ट किया, उसके बदले हमें सेल प्रोसीड मिलेगा इन फॉरेन करेंसी, और सामने हम जो ख़रीदेंगे, परचेस करेंगे, इंपोर्ट करेंगे सो हमें वहाँ पे फॉरेन करेंसी पे करना है, ठीक है। सो वो जो नेट होगा, नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, उसकी बात करते हैं। सो अ सेल्स यूनिट शैल बी अ पॉजिटिव नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्नर। द NFE शैल बी कैलकुलेटेड cumulatively for a period of 5 years from the commencement of commercial production। yes, जब भी नया बिजनेस शुरू हुआ है तो ज़रूरी नहीं है कि वो शुरुआत में प्रॉफिट ही करे, यानी कि नेट फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग उसका पॉजिटिव ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो क्या किया जा रहा है, 5 साल के लिए क्यूमुलेटिवली कैलकुलेशन होगा ऑफ
net foreign exchange earning. Now next is domestic tariff area, DTA sales and supplies. Sales to cess from DTA are to be treated as exports. Sales to DTA from cess are to be exempted from special additional duty, that is SAD. ठीक है, देखिए सेल्स टू DTA फ्रॉम सेस, यानी कि सेस से DTA में माल आ रहा है, ठीक है, ये यहाँ पे बेच रहा है, सो इसको एक्सपोर्ट कंसिडर करना है, नो डाउट, लेकिन स्पेशल एडिशनल ड्यूटी नहीं लगेगा, एग्जाम कर दिया है. नाउ दिस वुड मेक द सेल्स टू DTA फ्रॉम सेस 4% चीपर देन इम्पोर्ट्स. अब ये जो स्पेशल एडिशनल ड्यूटी है वो नहीं लगेगा, DTA को उतना ड्यूटी नहीं भरना है, एग्जम्प्ट कर दिया गया. इसका मतलब क्या हो गया कि DTA जो परचेस कर रहा है सो उसकी कॉस्ट उतनी कम हो गई ना, 4% उसने भरना नहीं पड़ा. सो द DTA सेल्स बाय सर्विस और ट्रेडिंग यूनिट्स शैल बी सब्जेक्ट टू अचीवमेंट ऑफ पॉजिटिव नेट फॉरेन अर्निंग. ठीक है, नाउ ये हमने बात की DTA सेल्स एंड सप्लाईज की. ना नेक्स्ट फीचर हम देखें सो वो है एक्सपोर्ट थ्रू स्टेटस होल्डर. अब ये स्टेटस होल्डर कौन होते हैं वो हमने पढ़ा था पहले भी. व्हाट इज स्टेटस होल्डर, कि कुछ कुछ बिजनेसेस ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, बहुत अच्छा एक्सपोर्ट वो लोग करते हैं. सो उन्हें उनके एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस के बेस पे स्टेटस दिया जाता है, ठीक है, कि फर्स्ट स्टार है या सेकंड है, बराबर. सो उन्हें स्टेटस दिया गया. नाउ अभी यहाँ पे एक्सपोर्ट हो रहा है थ्रू स्टेटस होल्डर. सो अ सेल्स यूनिट में ऑल्सो एक्सपोर्ट गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बाय इट थ्रू अ मर्चेंट एक्सपोर्टर, स्टेटस होल्डर और एनी अदर EOU EPZ सेस यूनिट. ठीक है, ज़रूरी नहीं है इसने खुद ने वहाँ माल बनाया है तो वो खुद ही एक्सपोर्ट करे, वो किसी के थ्रू भी बेच सकता है, एक्सपोर्ट कर सकता है. किसके थ्रू, मर्चेंट एक्सपोर्टर दैट इज स्टेटस होल्डर हो सकता है, या फिर EOU एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हो सकता है, EPZ सेस यूनिट, एनीथिंग. नाउ नेक्स्ट इज इंटर लिमिट ट्रांसफ़र. नाउ ट्रांसफ़र ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड, इंटर लिमिट ट्रांसफ़र. सो अभी ट्रांसफ़र ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स और इम्पोर्टेड गुड्स फ्रॉम वन सेल्स यूनिट टू अनदर EPZ, EOU, SEZ unit is allowed but not counted towards export performance. ठीक है, कोई मैन्युफैक्चर्ड गुड्स है SEZ के पास, ठीक है, तो या तो फिर इम्पोर्टेड गुड्स है, वो उस गुड्स को यहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकता है, अलाउड है, लेकिन वो उसके एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस में काउंट नहीं किया जाएगा. ठीक है, मतलब हम देख रहे हैं कोई पर्टिकुलर बिजनेस है, ज्वेलरी का बिजनेस है, एंड उसने पर मंथ हम कहे कि कुछ पर्टिकुलर एक्सपोर्ट किया हुआ है, ठीक है, 50 लाख का उसका एक्सपोर्ट है. सो उसमें हम ये चीज़ काउंट नहीं कर सकते, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया वो हम नहीं गिन सकते उसमें. Now next is administration and setting up of cess. तो cess will be under administrative control of development commissioner. ठीक है, a cess may be set up in public, private or joint sector. The existing EPZs may also be converted into cess by Ministry of Commerce and Industries. नाउ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स की बात करेंगे. एक्सपोर्ट प्रोसीड यानी कि किसी बिज़नेस ने एक्सपोर्ट किया किसी कंट्री में, तो वहाँ पे उस एक्सपोर्ट के बदले उसे प्रोसीड्स मिलेगा, पैसे मिलेंगे इन रिटर्न. सो उस एक्सपोर्ट प्रोसीड्स की बात करें, सो यूनिट्स इन सेस कैन ब्रिंग बैक देयर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स इन 360 days एज अगेंस्ट नॉर्मल पीरियड ऑफ 180 days. नॉर्मल पीरियड क्या है, किसी ने एक्सपोर्ट किया है तो उसको विद इन 180 days ऑफ शिपमेंट ऑफ गुड्स पैसे उसके आ जाने चाहिए, रियलाइज़ हो जाने चाहिए. लेकिन यहाँ पे सेल्स यूनिट को डबल टाइम दिया गया है 360 days का. नाउ एंड कैन रिटेन, और एक बेनिफिट है, 100% ऑफ द प्रोसीड्स इन द EEFC अकाउंट. ठीक है, अभी इसका मतलब क्या
कि नॉर्मली क्या होता है कि जब भी सेल हुआ और उसके पैसे आए तो वो फॉरेन करेंसी में मिलेंगे, फिर क्या करना होगा, एक्सपोर्टर को उसे रुपीज़ में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर वापस से जब जो इंपोर्ट किया है, परचेज़ किया है, सो उसके अगेंस्ट पैसे पे करने, सो रुपीज़ को कन्वर्ट करना होगा फॉरेन करेंसी में। सो अभी यहाँ पे क्या है, 100% जो भी प्रोसेड्स मिला है वो EFC अकाउंट में ही रख सकता है वहाँ पे, यानी कि उसे बार बार कन्वर्जन करने की ज़रूरत नहीं है, वो वहीं से पेमेंट भी कर देगा, उसी पैसों को यूज़ करके पेमेंट कर देगा, ठीक है, रुपीज़ में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं। सो ये एक बेनिफिट यहाँ पे दिया गया है एक्सपोर्ट प्रोसेड्स। चलिए अभी ये हमने फीचर्स देखे, नेक्स्ट हम देखने वाले हैं बेनिफिट्स एंड इंसेंटिव्स टू सेल्स यूनिट। क्या क्या बेनिफिट दिए हैं गवर्नमेंट ने या इंसेंटिव्स हेल्प हम कहें कि सेल्स यूनिट्स को मिलती है फ्रॉम गवर्नमेंट। सो सबसे पहला ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स, ठीक है, जो भी चीज़ इंपोर्ट कर रहा है सेल्स यूनिट, वेदर रॉ मटेरियल हो, कंपोनेंट्स हो, कैपिटल गुड्स हो, एनीथिंग, ड्यूटी फ्री कर सकता है वो। सो ऑल इंपोर्ट्स into the zone such as capital goods, raw material, packing material, components, office equipments, etc. have to be placed under OGL system, and such imports are permitted duty free entry into the zone subject to the terms of the project approval। ठीक है, अभी ये OGL है, ओपन जनरल लाइसेंस, ठीक है, ओपन जनरल लाइसेंस सिस्टम है। अभी उसके अंडर ये सारी ही चीज़ें कुछ भी हो रिलेटेड टू बिजनेस, रॉ मटेरियल है या पैकिंग मटेरियल है या कैपिटल गुड्स है या मशीनरी है, वॉटेवर, ड्यूटी फ्री इंपोर्ट हो सकता है। तो ये पहला फ़ायदा हो गया। नेक्स्ट इज ड्यूटी फ्री परचेजेस फ्रॉम DTA। ये तो इंपोर्ट की बात थी कि अदर कंट्री से हम इंपोर्ट करें, ठीक है, अभी यहाँ पे बात कर रहे हैं DTA की, ड्यूटी फ्री परचेसेस फ्रॉम DTA। सेज ने क्या किया, उसे कुछ चीज़ें चाहिए, परचेस करना है, तो अदर कंट्री में वो नहीं गया, हमारी कंट्री के DTA एरिया से ख़रीद लिया, तो वो परचेस भी ड्यूटी फ्री होगा। सो इंडिजीनियस गुड्स सच एज कैपिटल गुड्स, रॉ मटेरियल एंड अदर प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट कैन बी प्रोक्योर्ड फ्रॉम डोमेस्टिक टैरिफ एरिया इनटू द जोन फ्री ऑफ सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। देखिए, फ्री फ्रॉम सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ठीक है, जब भी कोई गुड्स मैन्युफैक्चर होगा तो उसके ऊपर सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है, लेकिन वो परचेस अगर सेज ने किया है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन ने, तो फिर ड्यूटी, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी नहीं लगेगा, ड्यूटी फ्री हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट इज सेल्स इन होम मार्केट। सेल्स इन होम मार्केट, नाउ बिजनेस चल रहा है, सेल्स यूनिट है, सो वो होम मार्केट यानी कि DTA एरिया की हम बात करेंगे, सो वहाँ पे वो सेल्स कर सकता है, ठीक है, यहाँ पे वो बात की गई है सेल्स इन होम मार्केट। कोई भी बिजनेस हो जाए सेल्स का, ज्वेलरी का हो या लेदर प्रोडक्ट्स है या एनीथिंग, ठीक है, सो होम मार्केट में सेल्स की बात करें, सो इम्पोर्ट पॉलिसी परमिट्स sales up to 20% of their annual production in the home market without requirement of import license but subject to payment of leviable custom duty। अभी होम मार्केट में सेल्स अलाउड है, लेकिन कितना, 25%, ठीक है। अभी हम कहें कि कोई सेल्स यूनिट है, उसका एनुअल प्रोडक्शन 1 करोड़ का है, एग्जाम्पल है, सो अभी उसका 20% वो होम मार्केट में सेल्स कर सकता है, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे उन लोगों ने क्या बोला, विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस। अभी उस होम मार्केट में जिसने खरीदा है गुड्स, उसके पास इम्पोर्ट लाइसेंस है कि नहीं है, चलेगा, ठीक है, विदाउट रिक्वायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट लाइसेंस, लेकिन बट सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ लेविएबल कस्टम ड्यूटी। कस्टम ड्यूटी तो लगेगा, ठीक है, वो भरना पड़ेगा, इम्पोर्ट लाइसेंस है नहीं है, इट्स ओके। Now this is an addition to the facility otherwise available to the units for sale in the DTA against valid import licenses subject to payment of customs and other
duties. Now next one is foreign direct investment. Foreign direct investment, FDI. So foreign direct investment in ESTP by foreign firms is allowed up to 100%. 100% foreign equity investment in the companies is permissible under the automatic route of RBI. अब यहाँ पे हम सेस की बात करेंगे. सेस में भी 100% FDI अलाउड है, ठीक है. यानी कि सेस बिजनेस में फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकता है अप टू 100%. सो अभी FDI होगा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा तो पैसे आएंगे. एक तो कैपिटल इनफ्लो फॉर एक्सपांशन एंड मॉडर्नाइजेशन. जब भी बिजनेस में पैसे आएंगे, कैपिटल आएगा तो बिजनेस एक्सपांड होगा या मॉडर्नाइज होगा. नेक्स्ट, पैसे तो आएंगे, साथ साथ स्किल डेवलपमेंट भी होगा बाय फॉरेन पार्टनर, ठीक है. जिस भी फॉरेन कंपनी ने इन्वेस्टमेंट किया है, अभी उन लोगों के पास अच्छी स्किल है पर्टिकुलर बिजनेस से रिलेटेड, तो वो उनकी स्किल भी लाएंगे ना. ऑफ कोर्स कोई भी बिजनेस यही सोचेगा. वहाँ का कोई बिजनेस है जिसने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है, अभी उसे लगता है कि यार हमारे पास तो इतनी अच्छी स्किल है, ये लोग तो आउटडेटेड है, तो वो लोग स्किल लाएंगे अपनी. नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी टू द इंडियन फर्म. टेक्नोलॉजी भी आएगा. सो ये सारे फ़ायदे होंगे ऑफ FDI. नेक्स्ट इज टैक्स बेनिफिट. अभी सेज यूनिट को टैक्स बेनिफिट मिलने वाला है. सो टैक्स बेनिफिट देखें तो इनकम टैक्स एग्जम्पशन एज पर सेक्शन 10A, 100% of export profits are exempted from tax during first 5 years and later 50% of export profits are exempted. Government has recently announced 20 years of tax holiday for units in cess. देखिए क्या बताया पहले उन लोगों ने, पहले 5 साल तक पूरे 100% प्रॉफिट पे टैक्स नहीं भरना है एंड नेक्स्ट 5 years 50% पे नहीं भरना है, ठीक है. 50% आर एग्जम्प्टेड. लेकिन अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या अनाउंस किया, 20 years ऑफ टैक्स हॉलीडे फॉर यूनिट्स इन सेज. ये रिसेंटली अनाउंस किया गया. नाउ कस्टम्स एंड एक्साइज बेनिफिट. नेक्स्ट बेनिफिट इज कस्टम्स एंड एक्साइज बेनिफिट. So exemption from custom duty, central excise duty, value added tax, etc. on capital goods, raw material, consumable, supplies, etc. Exemption from custom excise duty on goods, all construction and office material for setting up unit in zone. सारी चीज़ों में फ़ायदे हो रहे हैं. Import and export on self certification basis. No routine examination by customs or excise of export and import cargo. जो भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, कार्गो यानी गुड्स, ठीक है, एक्सपोर्ट हो जा रहा है माल, इंपोर्ट हो रहा है, सो वो सेल्फ सर्टिफाइड होगा, ठीक है. सेज यूनिट खुद ही सेल्फ सर्टिफिकेशन कर देगा. यहाँ पे एग्जामिन होने की कोई ज़रूरत नहीं है बाय दिस अथॉरिटीज़. नाउ कस्टम एंड एक्साइज बेनिफिट मिल गए. नाउ रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट. रिपैट्रिएशन ऑफ प्रॉफिट यानी क्या कि हमने ऊपर देखा कि FDI अलाउ किया गया है, ठीक है. तो अभी जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उन्हें इन रिटर्न कुछ तो मिलना चाहिए. प्रॉफिट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, इन रिटर्न उन्हें मिलेगा. सो उसकी बात की है. सो रिपैट्रिएशन ऑफ डिविडेंड एंड प्रॉफिट टू फॉरेन पार्टीज इज फ्रीली परमिटेड सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ टैक्सेस एज एप्लीकेबल. जो भी हम डिविडेंड उन्हें दे रहे हैं, प्रॉफिट जो भी हम दे रहे हैं उन्हें, ठीक है, वो आप दे सकते हो. सेज यूनिट दे सकता है जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है उसे. लेकिन कंडीशन क्या है, हमारी कंट्री में जो भी टैक्स एप्लीकेबल है उस प्रॉफिट पे वो भर दो, वो गवर्नमेंट को दे दो और फिर जिसने इन्वेस्टमेंट किया है उसको उसका प्रॉफिट दे दो, ठीक है. ये कंडीशन रहेगा. This encourages the foreign parties to invest more funds in units in cess. Next is extension in credit period. अभी हमने देखा पहले ही कि नॉर्मली जो भी एक्सपोर्ट होता है सो उसके लिए क्या कंडीशन है,
कि सेल प्रोसीड विद इन 180 डेज रियलाइज हो जाना चाहिए। अभी यहाँ पे सेल्स यूनिट को क्या फ़ायदा मिल रहा है, 360 डेज उन्हें अलाउ किया गया है कि विद इन 360 डेज उन्हें उनके पैसे मिल जाने चाहिए, सेल प्रोसीड, जब भी वो एक्सपोर्ट करेंगे। सो अभी ये तो उनके लिए बेनिफिट ही है ना, उन्हें ज़्यादा टाइम मिल रहा है तो वो उनके कस्टमर को ज़्यादा क्रेडिट पीरियड दे पाएंगे, और कस्टमर को ज़्यादा क्रेडिट पीरियड मिल गया तो वो लोग खुश हो जाएंगे, बिजनेस अच्छे से चलेगा। सो द लॉन्गर क्रेडिट पीरियड एक्सटेंडेड टू इम्पोर्टर कैन रिजल्ट इन मोर ऑर्डर्स। वहाँ पे जो भी इम्पोर्टर है अदर कंट्रीज़ में, अगर उन्हें ज़्यादा टाइम मिला क्रेडिट पीरियड तो वो ज़्यादा ऑर्डर्स ही देंगे सेल्स यूनिट को। सो ये एक फ़ायदा है, एक्सटेंशन इन क्रेडिट पीरियड। नेक्स्ट इज़ नो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स। ठीक है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स जो लगाए जाते हैं, जैसे हम कहें कि कोई प्रोडक्ट बन रहा है पर्टिकुलर, सो उसके इतने आउटपुट के लिए कितना इनपुट होना चाहिए। जैसे हम फूड प्रोडक्ट की बात करें, सो हम फूड, या फिर हम कहें कि कोई शैम्पू है या टूथपेस्ट है, सो उसमें भी कंटेंट का इनपुट आउटपुट नॉर्म्स रहते हैं। ठीक है, या फिर अदर कोई प्रोडक्ट है उसमें भी इनपुट आउटपुट नॉर्म्स रहेंगे। सो वैसे यहाँ पे कोई नॉर्म्स नहीं है इसके लिए। सो ड्यूटी फ्री गुड्स इम्पोर्टेड बाय सेल्स यूनिट कैन बी कंज्यूम्ड विद इन 5 years। नो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स, नो फिक्स वैल्यू एडिशन नॉर्म्स, फिक्स वैल्यू एडिशन नॉर्म्स भी नहीं है इनके लिए। अभी नो अदर बेनिफिट्स देखते हैं। सो सेल्स यूनिट्स आर अलाउड टू कैपिटलाइज कॉस्ट ऑफ इम्पोर्टेड इक्विपमेंट्स। ठीक है, इंपोर्ट किए हैं इक्विपमेंट्स तो उसकी कॉस्ट को कैपिटलाइज कर सकता है सेल्स यूनिट। सेल्स यूनिट्स आर अलाउड टू अंडरटेक जॉब वर्क ऑन बिहाफ ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्टर्स एंड एक्सपोर्ट डायरेक्टली फ्रॉम सेल्स ऑन बिहाफ ऑफ डोमेस्टिक एक्सपोर्टर। यानी कि कोई एक एक्सपोर्टर है, मान लो मिस्टर ए, वो कहाँ पे काम कर रहा है, DTA में, डोमेस्टिक टेरिफ एरिया में वो है मिस्टर ए एक्सपोर्टर। ठीक है, तो अभी उससे क्या करना है, उससे उसके बिजनेस के रिलेटेड कुछ जॉब वर्क करवाना है, कुछ भी हो सकता है, ऑटोमोबाइल्स कंपनी है या वॉटेवर, ज्वेलरी है, सो उसमें जॉब वर्क रहते हैं। ठीक है, सो अभी ये जॉब वर्क किसके पास कराएगा, सेल्स यूनिट। कोई है, बिजनेस चल रहा है, ठीक है, ABC बिजनेस चल रहा है, उसके पास उसने जॉब वर्क करवाया। तो अभी यहाँ पे क्या फ़ायदा दिया गया है कि डोमेस्टिक एक्सपोर्टर ने इसके पास जॉब वर्क करवाया तो यहीं से उसका माल सीधा एक्सपोर्ट हो सकता है। ठीक है, अलाउड है, लेकिन इसके बिहाफ में एक्सपोर्ट होगा, यानी कि मिस्टर ए के बिहाफ में जॉब वर्क भी हुआ एंड उसके बिहाफ में यहाँ से एक्सपोर्ट भी हो गया। सो नाउ next is second hand capital goods can be imported freely. All goods except prohibited goods can be imported or exported. हमने देखा था सारी चीज़ें एक्सपोर्ट करना अलाउड है, इंपोर्ट भी अलाउड है, प्रोहिबिटेड आइटम नहीं होनी चाहिए, प्रोहिबिटेड गुड्स नहीं होना चाहिए। वो प्रोहिबिटेड गुड्स भी हमने पढ़ा था चैप्टर में ऑलरेडी कि कौन कौन सी चीज़ें प्रोहिबिटेड है, रिस्ट्रिक्टेड है वगैरह, नेगेटिव लिस्ट में पढ़ा था। Now, no industrial license required for items reserved for SSI sector. ठीक है, SSI सेक्टर को जो रिजर्व की गई है चीज़ें वो लोग ही बना सकते हैं, वो सेल्स भी बना सकता है। सो उसके लिए इंडस्ट्रियल लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। अमोर्टाइजेशन ऑफ इम्पोर्टेड कैपिटल गुड्स ओवर 10 years। कैपिटल गुड्स इंपोर्ट किया, मान लो कोई बिजनेस है, उसने कोई मशीनरी इंपोर्ट किया, ठीक है, कैपिटल गुड्स आया, इंपोर्ट किया, सो उसे अमोर्टाइज कर देना होगा ओवर 10 years। 100% कैपिटल अकाउंट्स कन्वर्टेबिलिटी इज अलाउड। EFC अकाउंट, स्पीडी क्लियरेंस ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट कार्गो एट ऑल पोर्ट्स, 24 hours क्लियरेंस इज अलाउड। सेल्स यूनिट अगर एक्सपोर्ट कर रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, उसका स्पीडी क्लियरेंस होना चाहिए। ठीक है, फटाफट से काम हो जाएगा, डीले नहीं अलाउड है। मिनिमाइज लेबर लॉ रिस्ट्रिक्शंस, टोटल एग्जाम्पशन ऑफ सर्विस टैक्स ऑन सर्विसेज हायर्ड, फ्री इंपोर्ट ऑफ टेक्निकल नो हाउ इज अलाउड, एंड लास्ट वन इज
ओनली पॉजिटिव फॉरेन एक्सचेंज परफॉर्मेंस आर रिक्वायर्ड ऑन क्यूमुलेटिव बेसिस ऑफ 5 years। ये हमने देखा कि 5 साल बिजनेस शुरू होता है तब से लेके 5 साल का क्यूमुलेटिव कैलकुलेशन होगा फॉर फॉरेन एक्सचेंज परफॉर्मेंस। ठीक है, सो ये हमने सेल्स यूनिट के बारे में पढ़ा एंड उसके बेनिफिट्स के बारे में पढ़ा एंड फीचर्स के बारे में पढ़ा इस टॉपिक में। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स के बारे में। ठीक है, कि क्या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स हैं, उन्हें भी क्या क्या फ़ायदे दिए गए हैं। सो मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच एवरीवन।